हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीजीटेट पेपर 1 को हल करेंगे। अगर सीजीटेट और सीटेट पेपर को कंपेयर करें तो मेरे अनुसार सीटेट पेपर 1 का लेवल इससे थोड़ा सा इजी था। आपको क्या लगता है, सीटेट या सीजीटेट दोनों में से कौन सा कठिन था या इजी था? कमेंट करके बताइए। फर्स्ट पार्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन। ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। ऑप्शन सी, सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि प्राप्ति। ऑप्शन डी, सामाजिक वृत्त का विकास। तो जहाँ तक सामाजिक विकास की बात है, उसमें बालक के उद्देश्यों का सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के साथ एकीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन। B.F. स्किनर ने अनुकरण एवं पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक पर। ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। ऑप्शन सी, अच्छी शिक्षण विधियों पर। ऑप्शन डी, शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। जब तक छात्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा अधिगम पर, तो अच्छा अधिगम नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आनुवांशिकता प्रभावित करती है, भौतिक दशाएं प्रभावित करती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं वही प्रभावित करती है। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। प्रश्न 5वां, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान अपने कलाइयों और उंगलियों का उपयोग करना पड़ता है। कलाइयों और उंगलियों का कौशल सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 6वां, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन बी है, बाल्यावस्था में बौद्धिक अवस्था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण के आधार है। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा ये देखा जाता है, और सामाजिक आवश्यकताएं क्या होगी ये भी देखी जाती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण होगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्तिक व्यवहार। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था जब मैं इस पेपर को सॉल्व करा था, ए होगा या सी होगा। अंतःप्रज्ञात्मक काल जो होता है वो 4 से 7 वर्ष तक होता है, इस कारण मैंने इसे नहीं लगाया। मूल प्रवृत्तिक व्यवहार शिशु जन्म के बाद से ही सीखना शुरू कर लेता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए पे लगाया है। आपको क्या लगता है, इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। अगला प्रश्न है 10वां, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। स्कीमा मतलब होता है ज्ञान, तो इसका मतलब हुआ नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में शामिल कर लेना, वो कहलाता है आत्मसातीकरण। ऑप्शन ए है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है पुराने ज्ञान में बदलाव करना। अगला प्रश्न, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों की मदद से कर पाता है। ऑप्शन सी, शिक्षकों की मदद से कर पाता है। ऑप्शन डी, स्वयं करने में असमर्थ है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मित्रों की मदद से कर पाता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह है, स्कैफोल्डिंग में वह काम आता है जो कठिन होता है, और वो काम अपने मित्र या किसी वयस्क या किसी बड़े की सहायता से या उसके मार्गदर्शन में कर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वयं आसानी से कर पाता है, ये गलत है। शिक्षकों की मदद से कर पाता है, शिक्षक केवल उसका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। डी, स्वयं करने में असमर्थ है, नहीं, वो स्वयं करता है लेकिन अपने मित्र या किसी वयस्क के मार्गदर्शन में करता है। ठीक है, तो 11वां का होगा बी। अगले प्रश्न में चलते हैं।
बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन 12 है क्वेश्चन 11 से ही रिलेटेड है। देखिए, लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? तो ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न 13, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क, तीनों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि, देखो आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, हाँ, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और जीव वैज्ञानिक भी हो सकता है, शरीर विज्ञान संबंधी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन 15, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्णतः सहमत हैं? एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाना है। जी हाँ, सहमत हैं इससे। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, इससे भी सहमत हैं। विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ती नहीं, असहमत हैं। अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, ये भी गलत है। कथन 1 और 2 से हम सहमत हैं। कथन 1 और 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? जन्म से विकार युक्त ऊतक, जी हाँ। शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, जी हाँ। परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, जी हाँ, ये भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? तो आगमनात्मक होना चाहिए या प्रयोगमूलक होना चाहिए, अथवा सी, ए और बी दोनों होने चाहिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आगमनात्मक भी होना चाहिए और प्रयोगमूलक भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। ऑप्शन बी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है। जी हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन डी, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। जी हाँ, ये भी सही है, चारों बातें सही है। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी बात शामिल नहीं है? ए या सी में से कोई होगा, ए या सी में से कोई बात शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो ये है ऑप्शन बी, सर्वाधिक विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? ठीक है, तो वो किशोरावस्था में अपने हित को त्याग सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न 21, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और उन तीनों स्तर के अंदर 2-2 अवस्थाएं होती है। तो इस प्रकार कुल 6 अवस्थाएं होती है। देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, ये दूसरे स्तर के अंतर्गत आता है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, यह है तीसरे स्तर के अंतर्गत आता है। और जो ऑप्शन डी है, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, ये पहले स्तर पर आता है। तो ऑप्शन बी किसी स्तर में नहीं आता है, ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। प्रश्न को देखिए ध्यान से, लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमता से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा रचनावादी मॉडल में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 7 से 11 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, बी अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन सी बच्चे का विकास, डी शारीरिक कौशल का विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है अभियोग्यता का विकास, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रूपा के आंखों की कॉर्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? तो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन सही करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, रूपा को किस ग्रुप में
रखकर कार्य करेंगे? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, सी जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, डी उन्हें शिक्षित कर सके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की व्यवस्था में शामिल किया जा सके, उन्हें समाज से कटने न दिया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? ऑप्शन ए में दिया है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर, ठीक है। ऑप्शन बी, अनुमान लगाकर। ऑप्शन सी, माप कर। ऑप्शन डी, पालकों से पूछ कर। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? इसके दो आंसर मुझे मिले, एक शैशवावस्था और एक मध्य बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग मुझे बताइए। मैंने नेट में देखा तो शैशवावस्था लिखा था और बुक में देखा तो मध्य बाल्यावस्था लिखा हुआ था। आपको क्या लगता है इसका उत्तर कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रकृति क्या है? तो समाजीकरण की प्रकृति, ऑप्शन ए अचेतन प्रक्रिया, बी कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, ये तो गलत हो गया, सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। समाजीकरण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट हिंदी। पहला प्रश्न है, पीताम्बर पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पर समास पहचानना है और यहाँ पर दिया भी हुआ है वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। तो यहाँ पर विशेषण है पहला पद और दूसरा पद है विशेष्य, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है करण कारक कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए, मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, मानव का सामाजिक संबंध होना, जानवरों को प्रशिक्षित न करना, मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। 34वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि क्या हो सकती है? ऑप्शन ए, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, बी कहानी को शब्दशः दोहराना, सी घटना का वर्णन करना, डी कहानी को अपनी बोली में बोलना या अपनी भाषा में कहना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में, 8 से 10 माह में, 4 वर्ष में। देखिए ये और ये तो गलत है, ऑप्शन ए 6 से 7 माह में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खालिस्तान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खालिस्तान स्वर कहते हैं। देखिए उच्चारण के समय के अनुसार सबसे छोटा या सबसे कम समय लेने वाला स्वर जो होता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर समय लेता है, उसके बाद प्लुत स्वर लेता है, ठीक है, प्लुत स्वर लेता है। तो इसका सही उत्तर है ह्रस्व और यहाँ आएगा प्लुत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लुत स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लेता है और प्लुत स्वर दीर्घ स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ, प वर्ग वर्ण का उच्चारण किस स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो ऊ और प का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। जब आप ऊ और प का उच्चारण करेंगे तो होठ का जो मूवमेंट है वो होता है। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन ए ओष्ठ सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। अपका का मतलब तो होता है नदी। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। अंचल, अंचल का मतलब होता है पर्वत। ध्रुव का मतलब होता है पेड़ और वारिद का मतलब होता है बादल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अम्बु का मतलब पानी होता है, मेघ पुष्प नीर, सब इन तीनों का मतलब पानी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सर जो है पानी का पर्यायवाची नहीं है। पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है ना। ऑप्शन ए, यह प्रचलित मान्यता जो लगभग सत्य है। देखिए, यह प्रचलित मान्यता तो है लेकिन सत्य नहीं है, इसका ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं, ये सही है। सी, यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होती। ठीक है, ये भी गलत है। डी, शैक्षिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है। देखिए, यह कथन जो किसने कहा था, ये कथन प्लेटो ने कहा था। ठीक है, कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, लेकिन बाद में उनके इस कथन की आलोचना हुई थी कि बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते हैं, वे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। तो हमारा जो बी है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है, कक्षा के प्रत्येक बच्चों को वह बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने के कारण रहा। शुरू में गरिमा का में उच्चारण दोष होने का कारण क्या था? भाई, अभ्यास का भाव गलत, ज्ञान का भाव गलत, भाषा के व्याकरण का भाव गलत। ऑप्शन बी उचित निर्देशों का भाव जी सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। टीचर के उचित निर्देश देने पर गरिमा ने शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया। 43, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से क्या होता है? बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, गलत है। बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, वो भी गलत है। भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, गलत है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? 4 प्रश्न दिए हैं। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है? बी, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? सी, तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, माँ को अपनी अपनी भाषा में। देखिए, अपनी अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं पूछते हैं, तो यहाँ पर बहुभाषिकता को परिभाषित करता है ऑप्शन डी। प्रश्न 45, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, सही सही उच्चारण करना, पढ़ने के नियम को जानना, पढ़ते समय हज्जे कर सही शब्द बनाना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। देखिए, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है सही सही उच्चारण करना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया? उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी? बी, राम तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सी, प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है? डी, हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी, सी और डी में, बी में सिर्फ एक शब्द का छोटा सा उत्तर होगा, पिताजी का नाम, यहाँ पर सहेली का नाम छोटा सा उत्तर होगा, और यहाँ डी में हरी घास शब्द का एक वाक्य बनाना, एक छोटा, इसका भी एक उत्तर छोटा सा होगा। लेकिन ऑप्शन ए में क्या क्या बातें की होंगी उसके बारे में बताएगा बच्चा। ऑप्शन ए, ये जो इस प्रश्न से बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास में सबसे अधिक सहायता होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। 47, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, निरोध में उपसर्ग है नी, निग्रह में भी है नी, लेकिन इसमें और इसमें डाउट है मुझे। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें भी है नी। ऑप्शन बी सही होगा कि इसमें उपसर्ग नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। 48, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है, ये समय की बचत तो कराते ही साथ ही परिपूर्ण अर्थ का द्योतक भी होते हैं। इस दृष्टि जो कोई बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो होगा अजर। ठीक है, अजर, जो कोई बूढ़ा ना हो। सर्वज्ञ का मतलब जो सर्वज्ञानी है, अतुल जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ये होता है अमर जो कभी मरे ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। सही बात है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता। गलत। शिक्षक बच्चों के कामों का ठीक से जांच नहीं करते। गलत। बच्चे लिखने में उदासीन होते। गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना। सही है। बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़े। गलत। बच्चों की कमियों को जानना। गलत। समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। गलत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है। सही वाक्य का चयन कीजिए। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर होगा आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये तो कट गया। आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी कट गया। ये भी अशुद्ध आपकी। डी है आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, ये भी कट गया। ये भी यहाँ पर अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ऑप्शन ए शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न। कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झाँकने लगते हैं, है ना। इस वाक्य में बगले झाँकना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। गलत। उत्तरदायित्व लेना। गलत। थोथी धमकी देना। गलत। निरुत्तर हो जाना। सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे एक वाक्य दिया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। ठीक है, वाक्य दिया है ये। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। अब विश्लेषण बिंदु क्या क्या है। विश्लेषण के बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। विदेशक का विस्तार, कर्ता, क्रिया, कर्म, विस्तार, पूरक, योजक। ठीक है, ये सब विश्लेषण बिंदु है। अब इनके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। कर्ता कौन है इस वाक्य में, कर्ता है इस वाक्य में टीम ने, तो टीम ने काम किया, तो कर्ता होगा टीम। तो किस में दिया है, ऑप्शन ए में तो जीता दिया हुआ है, तो गलत। ऑप्शन बी में टीम, तो सही। ऑप्शन सी में जीता प्रारंभ की, तो गलत। ऑप्शन डी में टॉस बल्लेबाजी, टॉस और बल्लेबाजी क्या है, टॉस और बल्लेबाजी तो कर्म है। ठीक है, तो ये भी गलत। इस वाक्य में आपको कर्ता, क्रिया, कर्म पहचान लेना चाहिए, जिससे आप इसके उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है समय बचाने के लिए। अभी हम देख सकते हैं, लेकिन क्रिया क्या है वाक्य में, जीता। ठीक है, और प्रारंभ की, तो ये है क्रिया। ठीक है, कर्म क्या है, टॉस और बल्लेबाजी। उसके बाद हो गया, बस इतना ही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए किसमें सही है, मुझे दिखाई दे रहा है सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए अक्षत, ये नहीं, गलत है। बी अक्षत, ये भी गलत है। सी अक्षत, ये, और डी अच्छत। तो सही आंसर है डी, अक्षत शब्द का तद्भव रूप अच्छत होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग पहचानने का एक तरीका है, बहुत सारे तरीके, उनमें से एक है शब्द के अंत में यदि ट लगा हो तो वो होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ बनावट में आखिर में ट लगा हुआ है, तो ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। बी, डी और सी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, यहाँ पर विशेषण की अशुद्धि है। बी, आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा, देखिए यहाँ भी विशेषण की शुद्धि है। सज्जन व्यक्ति अच्छा ही होता है, तो उसके लिए अलग से अच्छा शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, ये हो सकता है सही। ऑप्शन डी, यह बात एक गोपनीय रहस्य। देखिए रहस्य और गोपनीय दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, गोपनीय को विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है रहस्य के लिए, तो ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा मतलब सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम, वहाँ ज्वर की सर्वोत्तम चिकित्सा होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। प्रश्न 58। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को खालिस्तान बतलाया है, तो ऑप्शन सी जीवन में प्रेम के महत्व को बतलाया है। 59वां प्रश्न। लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से सारी कमजोरी उत्पन्न होती है। इसका उत्तर ऑप्शन बी आध्यात्मिक भोजन। ठीक है, उसका आध्यात्मिक भोजन, इसका उत्तर है, यहाँ दिखा देता हूँ, प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियों इसके न मिलने और दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है।
अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता। अब अगले भाग पर आते हैं, इंग्लिश में सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 61, fill in the blank with the most appropriate alternative given below. The mother was very intelligent. जो मदर थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। अगला प्रश्न देखते हैं, How did the boiling affect the carrots and the eggs? Option A, both became hard, wrong. Both became soft, wrong. C, the carrots became soft and the eggs became hard, correct. Option C is correct. उबालने के बाद क्या हुआ था? कैरेट्स हार्ड से सॉफ्ट हो गए थे और एग्स हार्ड हो गए थे। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, चेंज बैड टाइम इनटू गुड वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी वीक ड्यूरिंग योर बैड टाइम, अपने खराब समय में कमज़ोर होना, गलत। ऑप्शन सी, कीप कंप्लेनिंग अबाउट योर बैड टाइम, है ना, अपने खराब परिस्थिति के बारे में कंप्लेन करना, गलत। डी, बी हार्ट एंड इल मैनर ड्यूरिंग योर बैड टाइम, ये भी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन 64, व्हाट डिड द मदर डू विद द कैरेट्स, एग्स एंड कॉफ़ी बीन्स? मदर ने कैरेट्स, एग्स और कॉफ़ी बीन्स के साथ क्या किया था? शी बॉइल्ड इट सेपरेटली, तीनों को अलग अलग सेपरेटली बॉइल किया? नहीं। ऑप्शन बी, सी बॉइल्ड देम टुगेदर इन अ सेम पॉट, हाँ, उन्होंने तीनों को सेम पॉट पर बॉइल किया। ऑप्शन सी, शी बॉइल्ड देम टू मेक अ करी, नहीं। शी बॉइल्ड ईच ऑफ द एग सेपरेटली, नहीं, रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What did the mother want her daughter to become like? Option A, the mother wanted her daughter to become like a carrot, wrong. The mother wanted her daughter to become like an egg, wrong. The mother wanted her daughter to become like coffee beans, right. मदर चाहती थी कि उसकी बेटी कॉफ़ी बीन्स की तरह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द कॉफ़ी बीन्स रिएक्ट आफ्टर बीइंग बॉइल्ड? उबलने के बाद कॉफ़ी बीन्स ने किस तरह का रिएक्शन किया था? ऑप्शन ए, दे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब द वाटर, कॉफ़ी बीन्स ने पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, रॉन्ग। बी, दे गेव द वाटर देयर बैड स्मेल, उन्होंने अपना बैड स्मेल वाटर को दे दिया, तो ये भी रॉन्ग। सी, दे देमसेल्फ बिकेम कलरलेस लाइक द वाटर, वे पानी की तरह कलरलेस हो गए, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी, दे गेव द वाटर देयर क्वालिटीज एंड, उन्होंने अपने क्वालिटी और स्वीट स्मेल वाटर को दिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द डॉटर्स नेचर? ठीक है, डॉटर्स नेचर क्या था? ऑलवेज ब्रेव, गलत। ऑलवेज हैप्पी, गलत। ऑलवेज कंप्लेनिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट, हमेशा कंप्लेन करती रहती थी। फिर बाद में एक और पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। वन वर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस इज वेरिएंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएंट। लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक, अबव सेंटेंस इज रिटन इन, किस में लिखा गया है ये सेंटेंस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, आंसर इज ए। ठीक है, पैसिव वॉइस में लिखा होता तो यहाँ पर होता हैज़ बीन। ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस में लिखा रहता है तब बीन का यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ तो बीन है ही नहीं, वरना अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इसको देख कर ही ऐसे आसानी से पहचान जाएंगे, वरना ये एक छोटा सा ट्रिक है। क्वेश्चन 70, द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स ए, पैरेलल टू ईच अदर, बी, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैराडॉक्स का मतलब होता है स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग, पैसेज किसके बारे में है? स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। बी, लॉकडाउन ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। सी, पोजीशन ऑफ ब्लाइंड मैट्रियार्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक। डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इस पैसेज में तीनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, हियर स्कैंट इज यूज्ड एंड, स्कैंट का यूज किस तरह किया गया है? एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, फ्रेज की तरह, या किसी की भी तरह नहीं? तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, स्कैंट नंबर का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में। ठीक है, द स्कैंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत ही कम संख्या में एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रैपल विथ?
ग्रैपल विथ का मतलब होता है संघर्ष करना या किसी से उलझना या किसी पर बल लगा करके काबू में करना। तो ए होगा, बी भी होगा, सी भी होगा सिनोनिम, लेकिन डी नहीं होगा। डी ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी जो है ग्रैपल का सिनोनिम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड कम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? ही लेट हिज फिंगर्स स्किम ब्लैंक द बैक ऑफ द पेट। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ऑफ, अक्रॉस, ओवर। ओवर आएगा। ही लेट हिज फिंगर स्किम ओवर द बैक ऑफ द पेट। ठीक है, ओवर का मतलब होता है ऊपर से, तो उसने पेट के ऊपर से, पेट के पीठ से स्किम किया मतलब सहलाया। और क्रॉस का यूज तब होता है जब किसी एक छोर से दूसरे छोर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द पैसेज? तो इसका ऑप्शन सही है ए, व्हाट डिड द वायरस लुक लाइक। यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है व्हाट डिड द वायरस लुक लाइक। ये तो ऐसे ही गलत है। लुक लाइक एक साथ नहीं लिखा जाता। ठीक है, एक शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द है ये। प्रश्न 76 आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर इन ग्रुप वर्क। One group writes the theme of the poem, another draws a picture to depict the main character, and yet another writes the summary of the poem. This activity, option A, is aimed at learner to prepare for assessment. देखिए एक्टिविटी क्या है? एक ग्रुप को क्या दिया है? पोएम का थीम लिखना। दूसरे ग्रुप को मेन कैरेक्टर ड्रॉ करना। ठीक है, और तीसरे ग्रुप को क्या दिया है? पोएम की समरी लिखने के लिए दिए हैं। इस एक्टिविटी का एम क्या है? इस एक्टिविटी का एम है लर्नर्स टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट। असेसमेंट के लिए लर्नर्स को प्रिपेयर करना है, नहीं। विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर, लर्नर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा ये एक्टिविटी, नहीं। एम्स इन इंगेजिंग द चिल्ड्रन, है ना, इंगेज करेगा चिल्ड्रंस को, नहीं। डी केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स की विविध जो अलग अलग एबिलिटीज़ है और उनकी जो रुचि है उनको पूरा करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट स्किल अमोंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन? ठीक है, देखिए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में इन ऑप्शन में से कौन सा चेक नहीं किया जा सकता? तो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन चेक किया जा सकता है। बी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेसेस, ये भी पता किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है ना। एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये नहीं किया जा सकता। एनालाइजिंग टेक्स्ट, ये किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फॉर्मल राइटिंग एग्जाम्पल के लिए लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स पढ़ने में हमको आनंद नहीं मिलता है। कहानियाँ, कथाएँ, ये सब पढ़ने में हमें आनंद मिलता है। ठीक है, तो फॉर्मल राइटिंग में कभी भी कहानी, कथाएँ ये सब नहीं लिखे जाते, नॉवेल्स नहीं लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, इसका टेस्ट फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन, है ना। पढ़ने में फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है? फ्लुएंसी का मतलब होता है एक तो स्पीड, एक्यूरेसी और होता है एक्सप्रेशन। ये तीन चीज़ होती है। ऑप्शन है ए है एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एट ईज, है ना, आसानी से टेक्स्ट को पढ़ना विथ एक्सप्रेशन। ठीक है। बी ऑप्शन है एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल, बिना किसी गलती के टेक्स्ट को पढ़ना। सी एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट को समझना, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, ठीक है, अनुवाद करना। डी एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के टेक्स्ट को पढ़ना। तो देखिए डी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन बी में सिर्फ पढ़ने की बात की गई बिना किसी गलती के, और डी में बात की गई है बिना किसी व्याकरणिक गलती के पढ़ने के। ठीक है, और इसमें सी में अनुवाद करने की बात की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए में इन तीनों की बात की गई है, स्पीड, एक्यूरेसी और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रीड टेक्स्ट एट ईज, आसानी से पढ़ना, है ना, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की बात है इसमें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ए टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स या लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ। टीचर अपने स्टूडेंट्स को वाक्यों को जोड़कर शॉर्ट पैराग्राफ बनाने के लिए कहती है। कैसे जोड़ना है? इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स के थ्रू, है ना, कनेक्टर्स के बीच बीच में डाल करके उन सेंटेंसेस को जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं कनेक्टर्स। द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्किल। तो यहाँ पर कौन से स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करी टीचर? स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करी टीचर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये विजुअल एड है, रेडियो नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेडियो विजुअल एड नहीं है। फ्लैश कार्ड विजुअल एड है, चार्ट भी विजुअल एड है, ठीक है। ये हमको दिखाई देते हैं, चार्ट, फ्लैश कार्ड, टेलीविजन, लेकिन रेडियो सिर्फ हमको सुनाई देता है, तो ये एक ऑडियो एड है। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का बेस क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? देखिए, चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल। ऑप्शन ए टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये तो सही है। मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, ये भी सही है। टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड जनरेट न्यू आइडियाज, ठीक है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा, ये गलत होगा। टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो शब्दों के अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं वो इस पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। बच्चे भाषा का यूज़ पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इवन इफ वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक। द वे वी नरेट एन इंसिडेंट टू आवर टीचर वुड बी डिफरेंट टू द वे वी नरेट टू अ फ्रेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है? किसी टॉपिक को हम अपने दोस्त को अलग तरीके से बताते हैं और अपने टीचर को अलग तरीके से बताते हैं। भाषा का इस प्रकार यूज भाषा के किस एस्पेक्ट को दर्शाता है? ये दर्शाता है सोशल एस्पेक्ट को, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ। बच्चा भाषा क्यों नहीं सीख पाता? किस वजह से नहीं सीख पाता? मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज में इंटरेस्ट का नहीं होना, ये गलत है। द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज, ये सही है, ठीक है। लेकिन बाकी कोई पढ़ लेते हैं। हिज हर हिज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, गलत। ऑप्शन डी डिसलेक्सिया, ये पढ़ने का विकार है, डिसेबिलिटी है, भाषा सीखने का नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला आपको 85, ए टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड। टीचर ने क्या किया? एक न्यूज़पेपर से एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ के हर पांचवें शब्द को गायब कर दिया। अब स्टूडेंट से कहा कि उस पांचवें शब्द को लिखो। इस प्रकार का टेस्ट क्या कहलाता है? इस प्रकार का टेस्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोज टेस्ट। जी हाँ, इस प्रकार के टेस्ट को क्लोज टेस्ट करें। क्लोज टेस्ट में क्या होता है? मिसिंग वर्ड्स को भरना होता है, ठीक है, लिखना होता है। एंड ओपन टेस्ट ये नहीं है। वोकैबुलरी टेस्ट क्या होता है पता है? ये भी नहीं है। राइटिंग टेस्ट में तो लिखने के लिए दिया जाता है कि ऐसे लेटर, वो राइटिंग टेस्ट होते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट आर द 3 components ऑफ पीवीपी मॉडल ऑफ टीचिंग? पीवीपी मॉडल ऑफ टीचिंग प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत। 87 रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट जैसे कि एयरपोर्ट, ट्रेन, बस स्टेशंस एंड स्टोर्स, भाषण स्पीच, टेलीफोन कस्टमर सर्विस रिकॉर्डिंग्स आर मीन्स ऑफ। किस प्रकार का कम्युनिकेशन का माध्यम है भाई? ये सब टू वे कम्युनिकेशन नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ एक साइड से भेजा जा रहा है सूचना को और दूसरे साइड से ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। तो रिसीवर एंड है और सेंडर, इधर है सेंडर, इधर है रिसीवर, तो ये है वन वे कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर यहाँ सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं, इधर भी सेंडर रिसीवर दोनों होते हैं, मतलब कि इस छोर पे, इस साइड में भी सूचना को भेजा जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता है, और इस छोर पे भी सूचना को भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे जाते हैं।
द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज अंडर 2 ब्रॉड हेड्स कॉल्ड। देखिए 4 लैंग्वेज स्किल्स है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल्स में रखते हैं, रिसेप्टिव। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर आता है। और स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है वो प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल उसे कहा जाता है जिसमें हम विचार को ग्रहण करते हैं, और प्रोडक्टिव स्किल उसे कहा जाता है जिसमें हम विचार को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विचार का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 89, ए टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क्स क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। एक टीचर पैसेज रीड करती है और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछती है। द स्टूडेंट्स डोंट हैव द टेक्स्ट विथ देम, है ना, स्टूडेंट्स के पास वो पैसेज नहीं है, वो टेक्स्ट नहीं है। द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स, कौन सा स्किल को इम्प्रूव करना चाहती है? ऑप्शन सी, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती है, क्योंकि टीचर जो है सिर्फ वो देख करके पढ़ रही है, बच्चे केवल, स्टूडेंट केवल क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन करके उन्हें आंसर देना है, इसलिए उनका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एन मैनुअल। स्टूडेंट क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा है। तो जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने की बात आएगी और जल्दी जल्दी पढ़ने की बात आएगी तो उसे कहते हैं स्कैनिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट, यहाँ फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो गया है। गणित, पहला क्वेश्चन है गणित में, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले आता है, देखिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आता है। ठीक है, एन, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आता है। ठीक है, होल नंबर। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसे कहते हैं जेड या आई, तो यहाँ जेड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है परिमेय संख्या, यही उनका क्रम है, परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या। ठीक है, ये होता है क्यू, तो इस क्रम में आता है एन डब्ल्यू जेड क्यू, एन डब्ल्यू जेड क्यू, एन डब्ल्यू क्यू जेड गलत, एन क्यू गलत, एन डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? दो विषम संख्याओं का एक सम संख्या है, तो इसे हम अवलोकन से नहीं, प्रयोग से नहीं, तर्क से, जी हाँ, हम इसे तर्क से सिद्ध करेंगे। अगला प्रश्न है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि, ऑप्शन है, सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए। ठीक है, ऑप्शन डी तो गलत है, प्रतीकों का कम से कम उपयोग करेंगे, ये तो गलत है। देखिए, गणित की प्रक्रिया क्या होती है, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति होती है वो मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, दूसरी होती है विशिष्ट से व्यापक, और तीसरी होती है सोपान क्रमिकता, सोपान क्रमिक। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है गणित की प्रकृति में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वह है व्यापक विचार का विशिष्टीकरण, जो कि इसका उल्टा है, तो ये भी गलत। सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, ये भी गलत। ऑप्शन है, सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर बच्चे ने हल किया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या गलत किया, बच्चे ने इकाई के नीचे इकाई नहीं लिखा, दहाई के नीचे दहाई नहीं लिखा, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा नहीं लिखा। इससे समझ आता है कि बच्चों में कौन सी कमी है, स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो बच्चे ने सही जोड़ा है, जोड़ा सही है।
6 का 6 7 7 14 का 4 हासिल आया 1 है ना, 4 1 5 3 8 9 3 12। तो जोड़ने का कौशल तो बच्चे को आता है, ठीक है, ये तो आता है बच्चे को। पुनर्समूहीकरण द्वारा योग का कौशल, पुनर्समूहीकरण द्वारा योग का कौशल क्या होता है, जब हम आगे हासिल देते हैं, ठीक है, हासिल देते हैं, जैसे यहाँ पर 7 7 14 हासिल आया 1, ठीक है, हासिल दे करके बच्चा जोड़ पाता है तो उसमें पुनर्समूहीकरण द्वारा योग का कौशल होता है। इसमें आता है हासिल उधार। अगर बच्चा ये हासिल उधार वाले सवालों को हल कर लेता है तो उसमें पुनर्समूहीकरण द्वारा योग का कौशल होता है, ठीक है। तो बच्चे ने वैसा किया तो ये भी आता है बच्चे को, योग का कौशल भी आता है। योग के सभी क्रम की अवधारणा ये भी आती है बच्चे को, बस उसको स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर है, इस चीज़ की कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, उसमें मिलान करना है। ए का क्या है, 7/12 का तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, चेक करना है ना, तुल्य भिन्न बनाने आना चाहिए। अंश या हर में समान संख्या गुणा या भाग करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7/12, इसका तुल्य भिन्न मुझे दिखाई दे रहा है 3। अगर इस परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 3 गुणा कर दिया जाए तो 7 या 21 और 12 या 36, तो ये हो गया। तो ए का तीसरा देखिए ये ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, तो तीसरा इसमें तीसरा सही है। उसके बाद बाकी इसमें चौथा दिया था, सी और डी कट गए। उसके बाद 9/15 का तुल्य भिन्न, तो 9/15 अभी मैंने बताया कि अंश और हर में समान संख्या का गुणा या भाग कर दे, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये कैसे होगा, ये होगा अंश और हर में यदि 3 3 का भाग कर दे तो हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 3/5 मिलेगा। तो बी का चौथा, तो यहाँ पर चौथा दिया है, देखिए अभी भी ये। अब यहाँ पर देखते हैं सी, 7/11 है, क्या है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, ये है उचित भिन्न। कैसे अनुचित भिन्न है, जब हर में बड़ी संख्या हो और अंश में छोटी संख्या हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो सी जो है उचित भिन्न है, तो सी का पहला, तो ये हमारा बी सही है, ए गलत हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है इसमें आपको कोष्टक का प्रयोग आना चाहिए और बॉडमास के नियम भी आपको पता होने चाहिए, तभी आपसे हल हो पाएगा। बहुत ही सरल नियम है, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। सबसे पहले इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले छोटी कोष्टक को हल करेंगे अंदर में, तो 2 धन 3 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा और उसके कोष्टक के अंदर रहेगा, और ये इधर है ऋण 2 और इधर है इधर गुणा 20। अब देखिए 5 गुणा 20 से होगा या 5 गुणा 2 से होगा, तो 2 से होगा। क्यों, ऋण 2 से होगा, इसलिए होगा क्योंकि कोष्टक के और ये ऋण 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ये इसका मतलब होता है ये दोनों क्या है, साथ में है, ठीक है, ये दोनों साथ में, इनको पहले हल करना है। इसलिए 5 दूनी 10 और ऋण धन ऋण, तो ऋण 10 हो जाएगा गुणा 20, ठीक है। अब 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 200। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हमारा हल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है भाई, अब बचा है हमारा ये सभी क्या है, सर्पाकार कोष्टक के अंदर है, सर्पाकार कोष्टक के अंदर है। तो सर्पाकार कोष्टक के अंदर क्या आता है हमारा, पूरा आ गया ऋण 200। अब सर्पाकार कोष्टक हटाएंगे तो सर्पाकार कोष्टक के बाहर में है /2, तो सर्पाकार कोष्टक हटाने पर इसका मान आ जाएगा ऋण 100, ठीक है। अब हो गया ये वर्गाकार कोष्टक के अंदर का मान, वर्गाकार कोष्टक के बाहर है 1/2, ठीक है, ये 1/2, तो उसको हल करेंगे तो हो जाएगा ऋण 50। इस तरह हमारा उत्तर आएगा ऋण 50। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में प्रतिशत है, इनमें से किसी एक का मान होगा 0.275। इसका सही उत्तर है ए, 27.5%, ठीक है। मैंने इसको हल करके देखा था, देखिए यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। 27.5% लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 27.5/100 लिख सकते हैं। जब 27.5 को 100 से भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा 0.275। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 0.275 भी
लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 0.275 किसका, 27.5% का। इसलिए 0.275 के बराबर कौन है, 27.5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ₹450 राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा रुपए कैसे प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए ये समय निकालना है, एक फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ऐसा ही साधारण ब्याज, ये होता है फॉर्मूला। इसमें मूलधन है 450, ठीक है, दर है 4.5% और टाइम तो दिया है नहीं, साधारण ब्याज है 81। इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को मान को रख दो, आसानी से निकल जाएगा। R 4.5 इंटू T तो पता नहीं 100 और 81, ठीक है। अब देखिए टी को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। 81 तो 100 हर में है तो ये चले जाएगा 81 के पास, ठीक है। और 450 एक, अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ दशमलव है 4.5, तो दशमलव हटाने पर क्या हो जाएगा, ये बटे में 10 लग जाएगा। तो दशमलव को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ दशमलव का हटाने पर यह हो गया, नीचे 10 लग गया है। तो ये जो 10 है वो भी ऊपर चले जाएगा और नीचे जाएगा 45, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, यहाँ देखिए सीधे 9 से काटिए इसको, 9 से 9 नियम 81 और 9 पंचे 45, और इसे भी काटिए, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 9 से 9 0। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 100 ऊपर में 10 और नीचे में 50 और 5, आसानी से कर जाएगा। 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, ऊपर से बचे 2 और 2 तो 2 दूनी 4, टी बराबर 4 वर्ष, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ गया बी 4 वर्ष। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य होगा। इसे हल करते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसको 5% अधिक पर बेचेंगे तो ये होगा 105, और यदि 5% हानि पर बेचेंगे तो होगा 95, ठीक है। तो प्रश्न पे लिखा हुआ है जब 5% के लाभ पर बेचते हैं, मतलब 105 पे बेचेंगे, ठीक है, 105 पे बेचेंगे तो 5% की हानि पर बेचे जाने से, मतलब 95 पे बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 रुपये अधिक मिलते हैं, और यहाँ पर देखने से हमको पता चल रहा है 95 और 105 दोनों के बीच कितना का गैप है, तो दोनों के बीच है 10 का गैप, ठीक है। दोनों के बीच कितना गैप है, 10 का गैप है। इसका मतलब हुआ कि 10 बराबर 15 रुपये हुआ, तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर होगा 150 रुपये, ठीक है। हमारा उत्तर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट 150 रुपये। मैं उत्तर की जांच भी कर देता हूँ। अगर क्रय मूल्य हम लोग 100 माने थे पहले, अब क्रय मूल्य अगर 150 मानते हैं, 150 है तो 5% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 150 का 5% होगा 7.5 होगा, ठीक है। तो 5% बढ़ाने पर यह हो जाएगा 157.5 रुपये, और 5% कम करेंगे
तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 142.5 रुपये। अगर इसको माइनस करते हैं तो देखिए 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 5 में 4 गया 1, 1 में गया 0। देखिए तो 5% बढ़ाए और 5% घटाए और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 15। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ था। तो हमारा हमने उत्तर की जांच कर ली, हमारा ए ऑप्शन जो हमने उत्तर निकाला है वो है सही, 150 रुपये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। संख्या है 6072। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि 6072 किस संख्या के वर्ग के पास है। उसको जानने के लिए देखिए इधर इस दो अंक को देखिए, 60। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 80 का वर्ग 64 100। देखिए 80 का वर्ग 64 100 है और जो दी गई संख्या है 6072, तो ये 80 के आसपास की संख्या के पास होगी। ठीक है, तो अब हम 80 से कम देखें कि 80 से ज़्यादा, 80 से कम देखेंगे क्योंकि 80 के वर्ग संख्या 6400 है और ये 6400 से कम है, तो हमें 80 से कम वाली संख्या देखनी पड़ेगी। तो 80 से कम क्या क्या होती है, 79 होती है, 78 होती है। तो 79 का वर्ग संख्या क्या है, मुझे शॉर्टकट ट्रिक पता है तो मैं तुरंत निकाल लेता हूँ। 9 में 81, 49 और 67 और 2 126, 1। तो 79 का वर्ग हुआ 6241। ठीक है, और 78 का वर्ग निकालता हूँ मैं। 78 का वर्ग क्या होगा, 64, 49, 56, 12, 3, 4, 8, 6084 6084 और दी गई संख्या है 6072। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। यदि 6072 में 12 जोड़ दें तो हो जाएगा ये 6084 और ये किसका वर्ग हो जाएगा, फिर 78 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारा उत्तर है 12, यदि 12 जोड़ दिया जाए तो 6072 को पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, 12। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। देखिए एक कंडीशन है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होना चाहिए। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर टेबल अच्छे से याद है पढ़ा तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ 31 को तो आएगा रिमाइंडर 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, 91 से डिवाइड करेंगे तो फिर बचेगा, 91 को डिवाइड करेंगे तो फिर बचेगा 3, 183 को डिवाइड करेंगे तो फिर बचेगा 3। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो तीनों में 3 शेष बचेगा। ओके, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक्के 42 होता है तो 1 बचेगा। 91 को डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, 7 के पहाड़ा 13 सत्ते 91 होता है तो 13 बार में भाग चल जाएगा 91, इसलिए रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा। तो देखिए यहाँ अलग हो गया, 1 आया पहली बार में, दूसरे बार में 0, तो ये उत्तर हो नहीं सकता हमारा। 9 से डिवाइड करते देखिए। ठीक है, 9 चौक 36 हो गया तो जाते हैं यहाँ पर कितना बच गया, 7 बच गया। फिर यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे 91 को तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी देखो पहले बार में 7 फिर दूसरे बार में 1 आया तो गलत हो गया। हर बार एक समान संख्या आनी चाहिए थी। ठीक है, अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39। ठीक है, तो यहाँ पर बचा शेषफल 4 और 13 सत्ते 91 तो पूरा भाग चलेगा तो बच गया 0 शेषफल में। तो यहाँ पे भी अलग अलग संख्या आ गई तो ये BCD गलत है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे की संख्या देखते, आगे के सवाल देखते हैं। 40 संख्याओं का औसत 71 है।
ठीक है। कितनी संख्या है? कुल संख्याएं 40 है। ठीक है। यदि संख्या 100 को, उनमें से एक संख्या कौन सी है? उनमें से एक संख्या 100 है। ठीक है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता, मतलब बदल दिया जाता है, 100 को हटाएंगे और 140 ला देंगे तो औसत में वृद्धि होगी। देखिए, चालीस संख्याएं हैं ये, उनका औसत है 71। औसत, ठीक है, ये उनका औसत है। इसमें से इन 40 संख्याओं में एक संख्या कौन सी है? 100 है। ठीक है, ये 100 है। अब इस 100 को बदल देंगे किससे? 140 से। ठीक है। लेकिन एक समय के लिए सोचिए, ये 140 ना होकर के 100 होता। ठीक है। तो 100 को अगर हटाते और वापस दूसरे 100 को ला देते तो क्या औसत में परिवर्तन होता? नहीं होता, है ना। औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ 100 नहीं, यहाँ पर क्या है? 140 है। तो ये मान लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। तो जब यहाँ पर ये 100 निकलेगा और ये वाला 100 चले जाएगा तो कुछ परिवर्तन होगा क्या? औसत में नहीं होगा। ठीक है। अब बचा है कितना? 40। अब ये 40 को इसमें जोड़ेंगे, सभी के पास जाएगा तो कितनी संख्या है यहाँ पर? 40 संख्याएं हैं। और जाएगा कितना? 40। तो ये 40 कितने में बटेगा? सभी 40 में बटेगा। तो कितना कितना मिलेगा सबको? सबको मिलेगा एक एक। तो सबको एक एक मिलेगा तो औसत कितना बढ़ गया? क्योंकि सभी में एक एक बढ़ा है तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा। तो औसत हो जाएगा 72 बढ़ करके। तो हमारा औसत में कितनी वृद्धि हुई? हमारे औसत में वृद्धि हुई एक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न 103। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर माना, पहले इसको मिटा लेता हूँ। माना लंबाई L है ना, L कितना है? 3x। जो रेशियो अनुपात रहता है उन्हीं को ही हम लंबाई मान लेते हैं और चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई b 2x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आयताकार 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 पार्क है ना। और वो क्या कर रहा है? सीधा साइकिल चला रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट से वो साइकिल चलाना शुरू किया, यहाँ से चला रहा है पूरा उसी के ऊपर, ऐसा इस तरीके से। और एक चक्कर कितने देर में पूरा करता है? ठीक है। क्या एक चक्कर कितने देर में पूरा करता है? एक चक्कर वो पूरा करता है 8 मिनट में। 8 मिनट में समय लिया। ठीक है, समय। और उसकी स्पीड क्या थी? चाल क्या थी? चाल थी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। असल में वो एक चक्कर पूरा किया, इसका मतलब क्या है? वो एक पूरा परिमाप के बराबर की दूरी तय किया है। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है। और परिमाप क्या है? उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं? जो दूरी का मान होगा वही परिमाप होगा। तो दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाल कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। गुणा करेंगे इसको किसे? समय से। समय क्या है? 8 मिनट। देखिए, लेकिन यहाँ पर चाल जो है घंटे में है, आवर में है, और समय जो है मिनट में। इसके लिए हमको पहले इसको समय को घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो 12 किलोमीटर पर आवर इंटू, इसको घंटे में
कैसे बदल के लिख सकते हैं, ऐसे 8/60 आर, ठीक है। तो ये घंटे से घंटा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 12 है, 12 12 पंचे 60, ठीक है। यहाँ एक, तो यहाँ क्या बचा है 1 किलोमीटर, और इधर बचा है 8/5। 8/5 इसको भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6। तो 1 किलोमीटर इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6 किलोमीटर, ठीक है। इसको मीटर में लिख देते हैं 1600 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा दूरी है, और यही दूरी क्या है असल में हमारा परिमाप भी है। तो परिमाप बराबर 1600 मीटर, ठीक है। अब इधर बना लेता हूँ मैं। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर, तो हमारा परिमाप है 1600 मीटर। और एल और बी क्या लिए हम लोग, देखिए यहाँ पर एल और बी क्या लिए हैं, एल है 3x और बी है 2x, तो एल यहाँ 3x, बी 2x। देखिए इसको ऐड करेंगे 3x और 2x को तो 5x, और 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10x बराबर 1600 मीटर। अब इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। 10 से कैंसिल करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा 160 मीटर। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर 3x, मतलब लेंथ निकालना है, ठीक है। l बराबर 3x है, तो 3 इंटू, है ना, यहाँ दिया है ना l बराबर 3x, लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई का मान निकालेंगे, तो 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान रखते हैं 160 मीटर, तो ये हो जाएगा 480 मीटर। और ब्रेड्थ 2x है, तो 2 इंटू 160 मीटर, तो ये हो जाएगा 320 मीटर। तो हमारा यहाँ पर लंबाई चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए, पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पार्क का आकार क्या, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मान रख दो, लंबाई है 480 मीटर इंटू 320 मीटर। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,53,600 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ये होगा, ऑप्शन बी इज आवर 600, है ना, 600 वर्ग मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 4 देखिए क्या है, 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है, ठीक है। बड़ा घनाभ को पिघलाया जाता है, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। तो एक घन है, एक बड़ा घन है, उसको पिघला रहे हैं, और एक छोटे घनों में उसको बांट रहे हैं, छोटे घन में उसको बांट रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब बड़े घन को पिघला करके छोटे घन बनाएंगे तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको क्या करना है, इस बड़े घन का घनाभ है, और ये असल में ये क्या है, घनाभ है, तो बड़े घनाभ का आयतन को भाग देंगे एक छोटे घन के आयतन से, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन, है ना, वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है, अच्छा ये इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा क्या, यहाँ पर निकलेगा
छोटे घनों की संख्या। ठीक है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। और छोटे घन का आयतन, देखो ये घनाभ का आयतन बोल रहे हैं ना, और यहाँ पर घन की बात करिए तो घन का आयतन का सूत्र होता है e⁻3 e⁻3। तो यहाँ पर देखिए मैं मान रख देता हूँ, मान लो L ये है, L B है, मान लो ये H है, तो इसको 24 इंटू 9 इंटू 8 है ना, मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर जगह का मैं इसलिए, और A 1/3। छोटे घन का जो है ये 3 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 3/3 ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिख करके मैं चाहता हूँ कि 3 लिखूँ ताकि हल करने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखो काटो इसको, 3 तिया 9 और ये 3 भी गया, इससे 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, तो बचा क्या ऊपर में 8 इंटू 8 64। आंसर इज 64। तो छोटे घनों की संख्या कितनी हुई 64। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की बात कर रहा है। घन होता क्या है, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल साइज के रहते हैं। एक घन की कोर क्या है 7 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर जो बड़ा है इससे। ठीक है, ये कितना है 14 है। उनके सतह का क्षेत्र का अनुपात क्या है ना, उनका फेस सरफेस का रेशियो बताओ बोल रहा है वो, है ना। सभी सतह का नहीं बोल रहा है, सिर्फ सतह बोल दिया, तो अपन एक भी निकालेंगे तो भी वही मान आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सतह का क्षेत्र, एक सतह का क्षेत्र कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसका मान लो इसका a² है ना, भुजा गुणित भुजा, और इसका भी भुजा गुणित, असल में ये वर्ग है तो भुजा गुणित भुजा होगा, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं लिखेंगे, भुजा गुणित भुजा होगा, और इसका भी भुजा गुणित भुजा होगा, मतलब 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या है, a का मान क्या है 7 है, तो 7 गुणा 7, और यहाँ पर भी a का मान 14 है, तो 14 गुणा 14। मैंने कैपिटल A इसलिए लिखा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कैपिटल A बड़े वाले के लिए लिख किया है, और स्मॉल a छोटे वाले के लिए किया है। और मैंने इसको पावर 7/2 नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि इसको सोल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ पर तो कैंसिल करने में आसानी हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ भी 7 दूनी 14। तो देखिए कट गया ये, तो बचा क्या है यहाँ पर 1 और 1 बचा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, अक्सर में यहाँ इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, उनका क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं ना, रेशियो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा रेशियो। ठीक है, तो 1:4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सॉल्यूशन। इन एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होता है और ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल मेथड टाइम टेकिंग होता है ना, इसलिए इसको शॉर्टकट तरीके से जितना जल्दी हो सके बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ₹4,800 को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P का हिस्सा Q तथा R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, Q का हिस्सा R एवं P के संयुक्त हिस्से का 3/13, अतः R को प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर 4,800 को P, Q एवं R में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, P का हिस्सा किसके बराबर है, P बराबर क्या है Q प्लस R का क्या है 5/11। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, Q प्लस R को पक्षांतर कर देता हूँ तो नीचे आ जाएगा, ये है Q प्लस R, तो ये हो गया 5/11, वही रहने दो। ठीक है, तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि P का हिस्सा 5 है और Q प्लस R दोनों को मिला करके कितना है 11 है, तो तीनों का मिला देंगे तो कितना जगह 5 और 11 16 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का मिलाने के बाद। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, लिखा बस ऐसे अलग कलर में ताकि आपको ध्यान रहे। फिर आगे क्या बोला है, Q का हिस्सा, Q के हिस्से की बात करें तो Q का हिस्सा किसके बराबर है
आर प्लस पी के टोटल हिस्से के 3/13 है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे करते हैं, आर प्लस पी को पक्षांतर कर देता हूँ, तो बचा कितना 13, 3×13। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्यू का हिस्सा कितना है 3 है, और आर प्लस पी का हिस्सा है, सॉरी क्यू का हिस्सा है 3 है, आर प्लस पी का हिस्सा है 13। तो तीनों का टोटल हिस्सा यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 3 + 13 16 हो रहा है। ठीक है, तो सही है, सही सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर 16 हो रहा है और यहाँ पर कुछ और होता है 16 के अलावा अलग, तो हम लोग गलत जा रहे होते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे कैसे हल करेंगे। हम लोग कितने हैं, P है, Q है और R है, 3 लोग हैं। तो P का हिस्सा 5 है यहाँ से, और Q का हिस्सा 3 है ना यहाँ से, और R का हिस्सा कितना होगा, देखिए टोटल है 16 है ना, तो 5 3 8 हो गए, तो बचे कितने 8। टोटल कितने थे, टोटल हिस्से 16 थे, तो 5 इसके हो गए, P के Q के हो गए 3, 5 3 8, तो 16 में से 8 दोनों के हो गए, तो बचे जो 8 है वो R के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, R को कितना मिलेगा 4800 में से। तो सबसे पहले 4800 को 16 से डिवाइड करोगे तो 63, 16 3 × 48 और ये 0, तो कितना हो गया 300 आ गया है ना। तो एक हिस्से का मान कितना है 300 है, तो 8 हिस्से का मान 8 या 24 है ना। 8 × 300 करोगे तो निकल जाएगा, 8 3 × 2400, तो ये हो गया। ठीक है, 8 का जो वैल्यू है 2400 होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 ट्रेन एक्स एवं वाई क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा करती है, ए से बी तक यात्रा करती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्स जो है, एक्स क्या है, स्लो है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाती है, और वाई जो है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, बस क्या है, ये 1 आवर ज़्यादा लेती है, 1 आवर ज़्यादा लेती है। ठीक है, कौन सी ट्रेन, एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करना ऑप्शन मेथड से बहुत सरल है। देखो 90 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो कितने आवर में 360 किलोमीटर कवर करेंगे, 4 आवर में। 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36, तो 90 चौक 360, 4 घंटे में 360 किलोमीटर। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन के हिसाब से चले तो 90 × 4, तो 360 किलोमीटर हुआ। ठीक है, 360 किलोमीटर हुआ, लेकिन फिर ऐसे में क्या होगा, एक्स जो है 80 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, और वो क्या करती है 1 घंटे ज़्यादा लेती है। तो 90 ने ये इस ट्रेन वाई वाले ट्रेन ने 4 घंटे लिए, तो एक्स वाली ट्रेन 5 घंटे लेगी, तो 8×40 यहाँ पर आएगा 400 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 360, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 400, तो दोनों ने तो अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन बी को देखो, 90 किलोमीटर की स्पीड जाएंगे तो कितने घंटे में 720 किलोमीटर कवर करेंगे, 8 घंटे में, 90 × 8, तो ये हो जाएगा 720 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए। वही 80 किलोमीटर की स्पीड जाएंगे तो अब ये 1 घंटा ज़्यादा लेगा है ना। ये था वाई ट्रेन, ये था एक्स ट्रेन, ये है वाई ट्रेन, ये है एक्स ट्रेन, तो एक्स ट्रेन वाई से 1 घंटा ज़्यादा लेगा, तो 9 घंटे। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 किलोमीटर। अब देखो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कि ये हमारा सही आंसर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ए, बी और सी एक कार्य को 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक दिन
बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी, 3 लोग हैं, ठीक है। तो मान लो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। पहले दिन में ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन में भी ए अकेले काम करता है, तीसरे दिन में ए के साथ बी और सी भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर ए काम करता है, अगले दिन फिर ए काम करता है, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी काम कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इस 3 दिन का निकालते हैं, 3 दिन में कितना काम हुआ वो निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो ठीक है गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए ए कितना टाइम लेता है, एक काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लेता है, ठीक है। बी कितना दिन लेता है, 30 दिन। और सी कितना दिन लेता है, 60 दिन, ठीक है। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, एक दिन में एक दिन में 1/20 काम करेगा, ठीक है। बी एक दिन में 1/30 काम करेगा और सी एक दिन में 1/60 काम करेगा। तो यहाँ देखिए पहले दिन में ए ने कितना काम किया, पहले दिन में 1/20, दूसरे दिन में भी ए ने 1/20, तीसरे दिन में भी ए ने काम किया है तो 1/20, और इसके साथ बी और सी ने भी काम किया एक दिन, तो उनके भी एक दिन का जोड़ना पड़ेगा, 1/30 बी का और सी का 1/60। तो इतना कुल मिला करके उन्होंने 3 दिन का काम किया है। तो इनको ऐड करते हैं तो ये होगा 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे एलसीएम निकाल करके, तो ये आएगा 9 + 2 + 1, ये हो जाएगा 12/60, और कैंसिल करेंगे तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में 1/5 काम हुआ, तो 3 दिन में 1/5 काम हुआ। तब पूरा काम कब होगा भाई, पूरा काम होने के लिए आप यहाँ पर इस 5 का पक्षांतर इससे गुणा कर दो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15। तब पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे, ए को 15 दिन लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी बता देता हूँ, थोड़ा दिन काम भाई, 3 दिन में 1/5 काम, 6 दिन में 2/5, 9 दिन में 3/5, 12 दिन में 4/5, है ना। और वैसे ही फिर 15 दिन में 5/5 काम हो जाएगा, मतलब पूरा का 5/5 मतलब पूरा काम हो जाएगा। तो पूरा काम कंप्लीट होने में 15 दिन लगेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। बैंकिंग मॉडल में तथ्यों को याद किया जाता है, ठीक है, तथ्यों को याद किया जाता है। तो इस ऑप्शन पढ़ते हैं, अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये है रचनावाद, निर्देशों की श्रृंखला को याद कर उसका पालन करता है, नहीं। ये है प्रोग्रामिंग मॉडल है। ये तथ्यों को याद करता उन्हें बता पाता है, जी हाँ, ये है सही। बैंकिंग मॉडल का उदाहरण ये है। एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही दूसरा सवाल बना पाता है, ये भी है प्रोग्रामिंग मॉडल का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 110 पाओलो फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात करी है। तो पाओलो फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल पर बात करी है, इसकी बैंकिंग मॉडल की उन्होंने आलोचना करी है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। प्रोग्रामिंग मॉडल से देखिए, पढ़ते हैं, ज्ञान को दिमाग में रखना और जरूरत पड़ने पर बता पाना, इसे तो बैंकिंग मॉडल कहते हैं। तो बैंकिंग मॉडल की बात है। तो सही बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, यह बात है प्रोग्रामिंग मॉडल की।
ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉडल। तीसरा है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, गलत, यह है रचनावाद। चौथा सीखना टुकड़ों में होता है, जी हाँ, चौथा कथन जो है वो प्रोग्रामिंग मॉडल का है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल का प्रश्न से संबंधित कौन कौन से हुए, 2 और 4, तो 2 और 4 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कथन 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। तो निरूपण का क्रम जो है सबसे पहले आता है ठोस, फिर आता है चित्र, फिर आता है संकेत, ठीक है, या संकेत को प्रतीक भी बोलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठोस, फिर चित्रात्मक, फिर प्रतीकात्मक। ओके, अब आगे चलते हैं। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं, इनको प्रमेय कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीके को कहा जाता है, ऑप्शन डी आगमन तर्क कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निगमन तर्क क्या होता है, जो पहले से सिद्ध होते हैं उनके आधार पर निकाला जाता है, उसे निगमन तर्क कहते हैं। तो ये तीनों नहीं है। 115 रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने को प्रेरित करना, जी हाँ ये तो होता है। सीखने में उनकी मदद करना, जी हाँ ये भी होता है। वे किस तरह से सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना, ये भी होता है। बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं, ये नहीं होता। तो 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है, बिल्कुल गलत। बच्चे को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा की समझ है, गलत। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है, ये भी गलत। ऑप्शन डी अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं, जी हाँ, ऑप्शन डी इज सही, इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न चलते हैं। 1 किलोग्राम बराबर है किसके, 1000 ग्राम के, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 118 बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया। बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार दिया था पियाजे ने, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 119 सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है। सीखने के मॉडल में 3 बातें सम्मिलित होती है। सबसे पहले तो सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, और बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ होनी चाहिए। तो 1 2 और 4 ये तीनों होनी चाहिए। तो 1 2 और 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सीखने की विधि की समझ नहीं होती। अगला प्रश्न, रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। दूसरा, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर, जी हाँ। बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, जी हाँ। शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं, जी हाँ। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, जी नहीं। शिक्षक केवल थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं, बच्चे स्वयं अपना खोजबीन करते हैं और उस खोजबीन के आधार पर वे अपने अनुभव का निर्माण करते हैं और सीखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले भाग पर, पंचम भाग, 5th पार्ट, पर्यावरण अध्ययन। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं जोनास साल्क, जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 122 निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, आयरन देखिए, ठीक है, ये यहाँ दिया 1 2 3 4, गलत जोड़ी को याद करें, है ना। तो गलत बताना है कौन सा है, तो ये सही है कि नहीं। आयरन, हरी पत्तीदार सब्जी, जी हाँ सही है। हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है, आंवला में आयरन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर चौथा, क्लोरीन, नमक में क्लोरीन की मात्रा होती है, समुद्री मछलियों में भी होती है। तो ऑप्शन 1 और 4 जो है वो सही है, तो बाकी ये दोनों गलत है। विटामिन सी, केला, फिश लीवर ऑयल, विटामिन सी जो है वो खट्टे, है ना, खट्टे रस वाले फलों में पाया जाता है। तो
केला नहीं होगा, ठीक है, और फिश लीवर ऑयल भी नहीं होगा। कैल्शियम जो है, कैल्शियम मांस और यीस्ट में नहीं पाया जाता। मांस और यीस्ट में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है और वसा की मात्रा होती है। तो 2 और 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ड्राइव की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। देखिए, अगर आपको 10% लॉ पता है तो आप इसको आराम से बना लेंगे। इस 10% लॉ जो है उसको किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। 10% लॉ देखिए, यहाँ अगर पौधे के पास कितना है, 20 जूल है, तो उसका 10% चूहे को मिलेगा। तो 20 जूल का 10% 2 जूल, ठीक है। अब चूहे के पास 2 जूल है तो 2 जूल का 10% सांप को मिलेगा, तो 0.2 जूल। अब 0.2 जूल सांप के पास है तो उसका 10% मोर को मिलेगा, 0.02 जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। पायरिया नामक रोग का कारक है, तो ये है ऑप्शन डी एंट अमीबा जिंजबेलिस। 125 पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके कान टंके होते तथा वे उड़ सकते। गलत। पक्षियों के 2 नेत्र होते। गलत। उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते। गलत। ऑप्शन डी अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े मतलब ठंड के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो सबसे अच्छा तरीका है अचार एवं आम पापड़ बनाना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्यकरण हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में लोग आ रहे हैं, इसी कारण भी व्यक्तिगत परिवार प्रणाली तेजी से बढ़ रहा है। स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना भी लोग करने लगे हैं ना, अपने तरीके से जीने की चाह लोगों में बढ़ गई है, इस कारण भी व्यक्तिगत परिवार प्रणाली बढ़ रहा है। उसके बाद मुद्रास्फीति भी है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए व्यक्तिगत परिवार प्रणाली बढ़ रही है। लेकिन ऑप्शन सी में साथ में और भी क्या है, जनसंख्या विस्फोट, जो कि ये कारण गलत है। जनसंख्या विस्फोट के कारण व्यक्तिगत परिवार प्रणाली बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सी इस कारण कट गया, तो बचेगा ए और बी। तो ऑप्शन डी में ए एवं बी दोनों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडे में प्रोटीन, विटामिन, खनिज तीनों पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग का रोगजनक है, ठीक है। इस मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? देखिए, उत्कृष्ट संचार कौशल अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों का उपयोग करने की क्षमता, ये क्षमता जो है मानचित्र को बनाने के लिए होनी चाहिए। एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों उपयोग करने की क्षमता, ये मानचित्र बनाने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत। स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, जी हाँ, तो ये क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन सी। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, जी नहीं, ठीक है, ये भी मानचित्र बनाने के लिए होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया, तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक यात्रा करके आया है। देखिए, कुछ समय पहले तक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH7, जो कि उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु मतलब वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। अभी उसको आगे बढ़ा करके अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को इसमें जोड़ दिया गया है और उसका नाम बदल गया है NH44। तो जो NH44 है कहाँ से चालू होता है? श्रीनगर से। NH44 चालू होता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और ये कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो NH44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और बीच में वाराणसी पड़ता है। तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा होगी वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा लद्दाख से तमिलनाडु? क्योंकि NH44 कहाँ से चालू है? श्रीनगर से, लद्दाख में नहीं है ये, तो ये गलत हो जाएगा। गुजरात से कर्नाटक तक नहीं, दिल्ली से अमृतसर तक, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिल्ली और पंजाब है ना, दोनों सटे हुए हैं,
पड़ोसी राज्य है और यहाँ से उनका जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो काफ़ी छोटा होगा, उसकी लंबाई बहुत कम होगी, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक पाठ में पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि ऑप्शन ए, सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है। बी, सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। सी, सरिता ने इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे कैसे मदद मिलेगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की भाषा है ना, अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक नहीं है, ठीक है, कोई पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। जी हाँ, ये तो है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए, जी नहीं। कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते, जी गलत। बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार हटाना या भार कम करना, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्योंकि समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, गलत। समुद्र नदी से अधिक गहरा, तो ये भी गलत, ठीक है। अब देखिए, समुद्र के जल का घनत्व है ना, समुद्र के जल घनत्व नदी के जल घनत्व से कम होता है, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। और अधिक होने के कारण क्या होता है, समुद्र के जल में नदी के जल की अपेक्षा ज़्यादा उत्प्लवक बल होता है, उत्प्लवक बल होता है, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा उत्प्लवक बल होगा वहाँ इंसान मनुष्य जो है वो आसानी से तैर पाएगा, क्योंकि वो जो जल है वो व्यक्ति को ऊपर की ओर ज़्यादा बल के साथ ढकेलेगा, इस कारण वो ऊपर रहकर आसानी से डूब नहीं पाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 135, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? तो यह है कोर्टलेविन। कोर्टलेविन ने दिया था। इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने पर्यावरण की बात की थी, पर्यावरण को ही महत्व दिया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है? तो ये सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो केवल एक। 137, कोपरा नाम के कस्बे का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175, मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 175 सेंटीमीटर, 175 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर पी और क्यू नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1750 मीटर, और 1750 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.75 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय, ठीक है। वांछनीय अभ्यास कौन सा नहीं है बताना है। छात्र के व्यक्तित्व को पोषण करना, जी हाँ है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ये नहीं है, ये वांछनीय अभ्यास नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है 20 का आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को भी। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता समाधान करने, जी हाँ, ये भी वांछनीय अभ्यास है। पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, ये भी वांछनीय अभ्यास है। देखिए हमको क्या बोला था कि निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय, तो कौन सा वांछनीय अभ्यास नहीं है? ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्करण में पाया जाता है? तो वो है मछली। मछली जो है एक से अधिक पोषण संस्करण में पाई जाती है। प्रश्न 140,
निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? वो होते हैं प्राथमिक उत्पादक नहीं, द्वितीय तृतीय भी नहीं, अपघटक। ठीक है, अपघटक सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 140 निम्नलिखित में से कौन अवसादीय प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो इसका सही आंसर है फास्फोरस एंड सल्फर। जैव भू रासायनिक चक्र में क्या क्या होते हैं? आयरन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है और अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस और सल्फर दिया, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। नाइट्रोजन नहीं होता, फास्फेट भी नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब नहीं होते हैं। फास्फोरस होता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, इसलिए ये गलत, इसलिए बाकी सब गलत हो गए, डी सही है। अगला प्रश्न है, शालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित है ना अनरिजर्व्ड रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर जो है वो आरक्षित में आता है। आरक्षित में यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, हाँ तो ये होता है अनारक्षित में। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, जी नहीं। ठीक है, टिकट का मूल्य, ये भी अनारक्षित में रहता है। ट्रेन नंबर का नाम, ट्रेन नंबर और नाम जो रहता है वो आरक्षित में रहता है। तो अनारक्षित में केवल ये दो। ठीक है, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो वो ब्राज़ील में की गई थी, ब्राज़ील। ठीक है, ये ब्राज़ील, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और भी कहीं कि ब्राज़ील नहीं, नहीं नहीं। ठीक है, ओके। प्रश्न, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? गर्दन हिलाने से पक्षी को उड़ने में सक्षम, गलत। गर्दन हिलाने से पक्षी का मुख्य खाना जल्दी पेट में चला जाता, गलत। गर्दन हिला कर वह दूसरे पक्षियों से ज्यादा बात कर, गलत, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तम्बाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट, ए फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, 146 कैफीन एक स्टिमुलेंट है। ठीक है, जो कि पाया जाता है किसमें, कैसे पाया जाता है? कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। ठीक है, चाय में पाया जाता है और शीतल पेयों में भी पाया जाता है। आजकल जो एनर्जी ड्रिंक आते हैं उसमें भी कैफीन मिलाई जाती है। ठीक है, कैफीन मिलाई जाती है ताकि एनर्जी मिले। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं? तो वो है धतूरा। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रोजेक्ट वर्क के अंदर क्या नहीं आता भाई? परिस्थिति प्रदान करना आता है। स्टूडेंट की क्षमता के अनुसार उसे एक परिस्थिति प्रदान की जाती है। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड भी किया जाता है। लागू करना, कार्यान्वित करना, जी हाँ इसे ये भी होता है। निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना, नहीं ये नहीं होता। तो ये परियोजना कार्य के अंतर्गत ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। परियोजना कार्य के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना नहीं आता है। 149 अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, गलत। शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए, यह हो सकता है। विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, गलत। विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना, गलत। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? नहीं होता है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निरीक्षण करने की क्षमता विकसित होती है। जी हाँ होती है। आत्मविश्वास, अनुशासन भावनाओं का भी जन्म होता है। जी हाँ। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं, गलत। प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुण का विकास होता है। जी हाँ होता है, ये भी सही है। तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, किसका विकास नहीं होता है? ये, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हमारा CGTET का पेपर 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैंने किसी ऑप्शन पे गलत आंसर लगाया है
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पे कमेंट को पिन करूँगा। हो सकता है जल्दी जल्दी में मैंने कोई गलत ऑप्शन को टिक कर दिया हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।